बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अशफाक इसाक सत्ती आपके सामने मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और अब यह है कि आज एक अहम तकरीब अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में ऐवान सदर में और सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी बाकायदा तौर पर बैज लगाएंगे और ये तकरीब अब से कुछ देर में जैसे ही शुरू होगी तो हम आपको वहां पर ले चलेंगे। इससे पहले फील्ड मार्शल की ज़ेर सदारत 270वीं एक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और जाहिर है कि मुल्की हालात का वहां पर जायजा लिया गया। जो बलूचिस्तान में एक प्रॉक्सीज का सेटअप दोबारा से भारत के शुरू हुआ है, एक्टिवेट हुआ है, जिसके अंदर हमने देखा कि सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है, जो कि भारत का एक खासा रहा है कि जब उसे एक बाकायदा जंग में मुंह की खानी पड़ती है तो उसके बाद अवाम के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं होता। जब सामने आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं, जब अंदर से कांग्रेस की तरफ से भी आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं, तो फिर उस वक्त भारत क्या करता है कि रिट्रीट करने के बाद एक कॉवर्डली मेजर लेते हुए फिर वो प्रॉक्सीज के जरिए वार करता है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, पाकिस्तान के मासूम और निहत्ते बच्चों के ऊपर। तो अब ये हुआ कि ये जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें जाहिर है कि जो दहशतगर्दाना हमले के शहदा के इसाली सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई और जो प्रॉक्सीज का तस्करा था, आपको याद होगा कि अप्रैल में आर्मी चीफ की जानिब से उस वक्त जब खिताब किया गया था तो उस वक्त भारतीय फौज का भी हवाला दिया गया था और फिर इन लोगों का भी हवाला दिया गया था जो अब बलूचिस्तान में उनके आलायकार बनकर हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने मुलाहिजा की जिसमें सदर ममलिकत और वजीर आजम की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जिस तरीके से सराहा गया और आज उनको ये बैटन दी गई फील्ड मार्शल की, तो वो बड़ी एक पुरवकार सी तकरीब हुई थी। हमारे जो मेहमान हैं, अब वक्त कम ही रह गया तो उनका तारुफ कराए देते हैं। कमर जवान कायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। मेजर जनरल तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही इख्तियार वली साहब वजीर आजम साहब के कोऑर्डिनेटर हैं। कायरा साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, जबरदस्त और पुरवकार तकरीब रही, लेकिन इसका इम्पैक्ट आप पड़ोसी मुल्क भारत पे क्या देख रहे हैं? उनके तो वैसे ही छोटी छोटी चीजों पे उनका तरा निकल जाता है, उनका रोना निकल जाता है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा इस अपॉइंटमेंट का? देखिए, पाकिस्तान में अच्छी खबरें हमें कम मिलती हैं, तो अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी फतह दी है। जंग बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसका जो पहला मरहला था उसमें जिस तरीके से फतह हुई है, इस फतह के भी कई पहलू हैं। एक पहलू यह है कि ये जंग इखलाकी तौर पे हम जीते हैं। फिजिकली तो जीते हैं, बिल्कुल ऐसे, लेकिन मॉरली जीते हैं। मॉरली इसलिए जीते, नॉर्मली जंग में मॉरलिटी जो है ना वो मर जाती है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, पहले दिन से जब ये इंसिडेंट हुआ, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा और पाकिस्तान सारे मुल्क ने, सारी जमातों ने, हुकूमत ने, फौज ने, सब ने मिलकर इसको कंडेम किया। ऐसे ही, और अपना उसके साथ किसी किस्म के तल्लुक को डिनाई किया, जो भारत नहीं करता, कभी नहीं करता। और उसके बाद जब उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर हाइप क्रिएट की तो पाकिस्तान ने ये ऑफर कर दी कि जी हम कोई भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने को तैयार है, सपोर्ट करने को तैयार है। इसके ऊपर बड़ा बहस हुई, गवर्नमेंट के ऊपर बड़ा प्रेशर आया कि आपको ये साइन ऑफ क्यों किया। हाँ, ये साइन ऑफ वीकनेस ऐसे ही है, लेकिन मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा फैसला था। और उसका हुआ ये कि हिंदुस्तान ने इसको कबूल नहीं किया। फिर हिंदुस्तान ने जब ये एग्रेशन का रवैया इख्तियार किया तो पाकिस्तान ने बार बार दुनिया को भी वार्न किया कि जी आप इंटरवीन कीजिए, ये अटैक करेंगे, करने वाले हैं, और हम यूएन को भी, और हमारा दिफा का हक है, हम कोई एग्रेशन नहीं करेंगे, कोई हमारे अज़ाइम नहीं है, हम तो सबसे बड़ा विक्टिम है, हम जंग बिल्कुल नहीं चाहते हैं किसी सूरत में, हम अफोर्ड भी नहीं करते हैं, हम अपने लोगों के हालात बदलने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन उसके ऊपर एक धुन सवार थी। उन्होंने जब अटैक किया तो पाकिस्तान के वापसी अटैक की सूरत में उनको वो सुबकी हुई जो शायद आज तक हिंदुस्तान को शायद नहीं, मतलब 71 का बदला सही लिया। बदले क्या होते हैं जी, पर उनको ये सुबकी बहुत बड़ी, हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हमारा तो मुल्क टूट गया, लेकिन उसको छोड़िए, ये बहुत बड़ा उनका। और उसके बाद फिर भी पाकिस्तान ने जब वापस जवाब देने के बाद फिर कहा कि हम अभी भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने को तैयार। ये तो जो कुछ हुआ आपने किया, हमारे साथ जाती की, हमने बदला अपना लिया है या अपना दिफा किया है। उसके बाद फिर उन्होंने नहीं किया, फिर उन्होंने ड्रोन्स का सिलसिला शुरू कर दिया, फिर उन्होंने पाकिस्तान पे फिजिकली अटैक किया और हमारी फोर्सेस को पता था कि अटैक होगा, दे वर प्रिपेयर्ड। उन्होंने अटैक किया, उसके जवाब में अटैक हुआ। तो ये जितने मराहल थे, पाकिस्तान ने किसी एक मरहले में भी एग्रेशन नहीं किया। उसके नतीजे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया ने तस्लीम किया और हमारे साथ खड़े हुए। वरना पाकिस्तान को तो हमेशा बहुत सारे ममालिक और हिंदुस्तान और इजराइल और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो तो हमेशा कटहरे में खड़ा करके रखते हैं। ऐसे ही हम तो वो मुल्क है ना जो अमेरिका और यूरोप के और सारी दुनिया के साथ मिलके अफगानिस्तान के अंदर लड़ते रहे। जिस दिन जंग जीती अगले दिन हम पे प्रेसिडेंट अमेंडमेंट लग गई। हाँ जी, तो ये हमारे साथ तो बहुत कुछ तमाशे होते रहे, लेकिन मैं समझता हूँ
उसको सेलिब्रेट करने का दिन है। ये एक एजाज है। और अगर आप नेचुरली, जो लीडर होता है ना, लड़ तो सारी फौज रही होती है, ऐसे ही है, लड़ तो सारे पायलट रहे थे, बट कमांडर जो होता है उसको एजाज उसी को दिया जाता है और वो सबका होता है। वो एजाज भी सबका होता है। इसी तरह फोर्सेस का ओवरऑल एजाज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जिस तरह फोर्सेस को लीड किया है और उन्होंने फौज को रिकॉग्नाइज किया, ये एजाज फौज का एजाज है बिला शुबा। ये एक फर्द का तो है, कमांडर का तो है, लेकिन फौज का एजाज है और कौम की तरफ से है कि उन्होंने एक बड़े आला तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से, और फिर ये भी है कि रिएक्शन में कोई बहुत जज्बाती बातें नहीं की, रिएक्शन में किसी उनके सिविलियन एरिया पे अटैक नहीं किया, कोई नुकसान उनका उस तरह नहीं करने की कोशिश की, बल्कि उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन, और वो भी वो जहां से हम पे अटैक हुआ। ठीक है, आई गॉट इट। इख्तियार साहब, ये एक तो जवाब वो था, शुरू में मैंने जो गुफ्तगू सुनवाई थी जो कि अप्रैल में आर्मी चीफ ने की थी, उसके अंदर जिस तरह से उन्होंने कहा था कि ये जो भारतीय फौज है जो कि मिलियंस की तादाद में है, लेकिन हमें वो नहीं डेटर कर सकी और उसका ज़ाहिर है कि हमें मुजाहरा करने का मौका भी मिल गया, तो ये चंद लोग जो बलूचिस्तान के हालात ख़राब करना चाहते हैं ये क्या करेंगे? बलूचिस्तान में फिर से भारत की प्रॉक्सीज एक्टिव हो गई हैं, तो अब फिर आपकी नज़र में इसका हल क्या दिखाई देता है? थैंक यू वेरी मच सती साहब। देखिए, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में पूरी कौम को मुबारक हो, जो बेटन था वो उनको फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को दे दिया गया है, वो बाकायदा फील्ड मार्शल बन चुके हैं। ठीक है, ये जो बड़े मुख्तसर वक्त की, जिस तरह कायरा साहब ने बात की ना, ये जंग और ये लड़ाई बड़ी मुख्तसर वक्त की थी, लेकिन जिस तरीके से इसमें आपने ये लड़ाई, बिल्कुल इन्होंने बेजा फरमाया, ये आपने फिजा में भी जीती, जमीन पे भी जीती, आपने अखलाकी तौर पे भी जीती, और इस लड़ाई को आपने सफारती महाज पे भी जीती। मीडिया ने जीता, मीडिया में बहरिया के महाज पे, बिल्कुल बहरिया आने नहीं दिया, तमाम महाजों पर ये लड़ाई हम जीत चुके। अब इतनी बड़ी जीत के बाद मेरे ख्याल में ये बेटन जो था, ये इनका जनरल सैयद आसिम मुनीर का ये हक भी बनता था, और ये सेलिब्रेशन और ये तकरीब ये इस तरह होना भी चाहिए था। अब जहां पर आपने सवाल किया बलूचिस्तान के हालात के, जैसे कल का वाकया हुआ, मैं आपके शो में ये बात पहले करके गया था कि अब इसके बाद जितने हालात और वाकयात होंगे, तो प्रॉक्सीज को छेड़े बगैर, उन पे वक्त जाया किए बगैर, वी विल डायरेक्ट हिट इंडिया। जितने प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो BLA है, BRA है, कोई भी लिबरेशन है, कोई भी TTP है, वगैरह वगैरह, ये सारे इंडिया के लॉन्च करदा प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे ही, जो पाकिस्तान पर हर रोज हमला करते हैं, जो बच्चों को नहीं देखते, जो नमाजियों को नहीं देखते, जो बूढ़ों को नहीं देखते, जो खवातीन को नहीं बख्शते, जो किसी भी फिरके को, किसी तबके को वो नहीं बख्शते। तो मेरे ख्याल में हमारा मामला दुनिया में किसी भी कहीं भी ताल्लुक खराब नहीं है, दैट इज ओनली इंडिया। और हम उनको ये भी बता चुके हैं कि वी आर पीस लविंग कंट्री, हमें अमन पसंद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर चंद साल बाद दौड़ के आओ। मेरे ख्याल में अब उनको ये पता भी लग गया है कि शायद ये समझ रहे थे कि इनके पास वही 2019 वाला औजार है और 2019 वाला ही हथियार होगा। उससे भी तो हमने उनको एम्बेरस किया था ना जी, उस वक्त भी किया था, लेकिन ये मेरे ख्याल में उसका बंदोबस्त करके आए थे, लेकिन उन्होंने जो हमारा नया अंदाज देखा है, तो अब उनको समझ तो आ गई होगी कि हम कितने अलर्ट हैं, कितने वेल प्रिपेयर्ड हैं, कितने इक्विप्ड हैं, और सबसे अबव ऑल जिस जज्बा ईमानी से हमारी फौज और हमारी कौम दोनों इक्विप्ड है, मेरे ख्याल में उसका मुकाबला किया ही नहीं जा सकता। तो मेरे ख्याल में द गवर्नमेंट जो है ना, हुकूमत अब फोकस है, और हमारा टारगेट किसी प्रॉक्सी पे बात किए और उसको भी टारगेट बनाएंगे, बट हमारा अब डायरेक्ट मामला जो होगा वो इंडिया के साथ होगा। ये सारी चीजें वहां पर उठाई जाए। जैन साहब, एक तो मुझे ये बताइए कि इस वक्त इख्तियार साहब तो फरमा रहे हैं कि डायरेक्ट इंडिया पे, लेकिन हम जाहिर है कि एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होते हुए हम थोड़ा सा चीज़ों को देख कर फिर आलमी सिफारती महाज पर भी हमने जो कामयाबियां हासिल की हैं, तो इंडिया बड़ा परेशान है उससे। ये जो इस वक्त सीज फायर है सर, ये हमारी क्या जंगबंदी हो चुकी है इस वक्त मुकम्मल तौर पर, या वक्ती तौर पर झड़पें रुकी हैं? ये स्टेटस क्या है और हमारे पास ऑप्शंस क्या है? क्योंकि आपने बलूचिस्तान में आपने बताया कि आपने सर्व किया है, वहाँ के हालात को आपसे बेहतर कौन जान सकता है, तो वहाँ पर हमें गवर्नेंस के हिसाब से क्या करने की ज़रूरत है, ये भी मैं चाहूँगा कि दो पहलुओं पर आप बात करें। देखिए, जहाँ तक सीज फायर का तल्लक है, हमने तो इंडिया के अटैक के जवाब में
उन पे फुल अपनी जो फायर पावर थी आर्टिलरी के थ्रू, मिसाइलों के थ्रू, वो अनलीश की। ऐसे ही है। और साथ हमारी एयरफोर्स ने रोल प्ले किया उनके साथ जाके, जैसे S-400 की साइट ब्यास और नगरोटा में उड़ा दी, ब्रह्मोस के अलावा S-400 की बैटरीज की 2 बैटरीज उड़ा दी, और सारे उनके फॉरवर्ड एयर बेसिस पे स्ट्रैफिंग की, उनको अनसर्विसेबल बना दिया। और साथ ही साइबर वॉरफेयर के जरिए उनको 70% उनकी बिजली कट ऑफ हो गई, और ऑलमोस्ट सारी मिनिस्ट्रीज में उनको हैक कर लिया गया, और कम्युनिकेशन सिस्टम जैम कर दिया गया, मिलिट्री सैटेलाइट उनकी जैम तो कर दी। उन्होंने जब हम पे हमला किया तो हमने अपने वक्त के मुताबिक जवाब दिया। जब हमने किया तो वहां सांप सूख गया, और जब हमने धूल छुटाई तो उसके बाद उनको समझ नहीं आ रहा था। और वो अमेरिका जो एक दिन पहले कह रहा था कि ये तो आपस का बायलैटरल मसला है, खुद ही हल कर लेंगे, वो फिर आए इंटरवेंशन करके, वो भी आए, सऊदी अरेबिया वाले भी आए, ईरान वाले भी आए, और चाइना तो साथ ही शुरू में हमारे खड़ा था। तो इंडिया की हिस्टोरिक डिफीट है, और पोलिटिकल गवर्नमेंट ने मेरा ख्याल है बड़ा ऐसा फैसला किया है कि जिस फौज ने जंग जीती, प्राइमरली नेवी, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी ने मिलके, बिकॉज हमारी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ तो आर्मी की है। जी। और इस दफा जो रिजॉल्व शो किया चीफ आर्मी स्टाफ ने, दैट मेड द डिफरेंस कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बिल्कुल ऐसे। और इसलिए मीटिंग जैसी है, पता नहीं हुई कि नहीं हुई, बट दे वर वेरी क्लियर, और अमेरिकन को समझ लग गई कि ये अब किसी हद तक ये चले जाएंगे। बिल्कुल तो वो इंटरवेंशन उन्होंने किया। जहां तक बलूचिस्तान का तल्लुक है, देखिए मैं खुद ऑपरेशनल कमांडर रहा हूं वहां पे 4 साल तक, 2007 से 11 तक। तो वहां पे देखें आप पहले से, अब वहां क्या सिचुएशन आ गई है। पिछले 2 दहाइयों से तो वहां पे ये BLA जिसे आप कहते हैं फितनाउल हिंदुस्तान, इनको नाम दे दिया गया है, बाकी ये फितनाउल हिंदुस्तान है। तो अब ये देखें ऑन रन है, इनके पांव उखड़ चुके हैं, और अटैक किसको कर रहे हैं? बच्चियों की बसों, छोटे छोटे बच्चों की बसों। पहले अटैक करते थे ये मिलिट्री टारगेट्स पे, अब देखें बच्चों पे आ गए। ये इनकी असलियत है, ना ये मुसलमान है, ना ये इंसान कहने के काबिल है, ये दरिंदे हैं, और इनके पांव उखड़ चुके हैं। और जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि अगर 1.3 मिलियन अफवाज हमें डेटर नहीं कर सकती, तो ये 15-16 तो ये 15 इनके उखड़ चुके हैं, इनका सफाया हो जाएगा। हमें अब करना क्या चाहिए? देखिए जिस तरह से मिलिट्री ने आपको सक्सेस लेके दी है, इन तमाम सबूतों को हमें इंटरनेशल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए, हमें मोदी को सैक करना चाहिए, इसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाना चाहिए, हमें सारे सबूत OIC के सामने रखने चाहिए, और उन्हें बताना चाहिए OIC के सामने। डेफिनेटली मुस्लिम मालिक देखें ना, सऊदी अरेबिया के पास इनके तल्लुकात बहुत अच्छे हैं, कतर साथ, UAE के साथ, और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी लग सकते हैं, लेकिन मैंने कभी OIC को इतना फाल देखा नहीं। कभी करना होगा हमें। अब उसमें पाकिस्तान की आवाज सुनी जाएगी, बिकॉज जैसे पाकिस्तान की जब स्टेचर बड़ा है, हमें यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में जाना चाहिए, हमें P5 कंट्रीज में जाना चाहिए ना, एक ऑफेंसिव लॉन्च करना चाहिए डिप्लोमेटिक लेवल पे, ताकि जो विक्ट्री अचीव हुई है मिलिट्री ग्राउंड पे वो जाया ना हो, और उसको हम पाकिस्तान की विक्ट्री में कन्वर्ट करें। अच्छा कायरा साहब, ये एक तो मुझे ये बताइएगा कि ये अफगानिस्तान के साथ भी अब जो है वो एक ये है कि मुश्तरका तौर पर चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ेंगे, ठीक है, फिर CPEC को भी वसअत देने का चीन इरादा रखता है। लेकिन साथ ही मुझे ये भी याद है कि एक सीनियर ओहदेदार अफगानिस्तान के, जब हमारी जंग का मामला उरूज पे थे, तो इंडिया का दौरा भी किया था, और इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान में, वो आपको पता भी है कि बड़े उन्होंने कॉन्सुलेट्स वगैरह भी खोले थे। इसको कैसे डेटर करें? क्योंकि ताकि हमारा वो बॉर्डर, हम समझ रहे थे कि जब अमरीकी इनखला हो जाएगा, तालिबान होंगे, तो हो सकता है कि हमारा वो बॉर्डर महफूज हो, वो नहीं हुआ। देखिए आपको ना हिस्टोरिकली चीज़ों को दुरुस्त देखने की ज़रूरत है। बुनियादी तौर पे जब हम अफगानिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत को सपोर्ट कर रहे थे, मैं किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, वहां पे एक ऐसी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे जो किसी आइन को, किसी कानून को नहीं मानते, वो बंदूक की जबान में बात करते हैं, और वो अपनी मर्जी का एक इंटरप्रिटेशन करके अपना निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं। ठीक, उनके साथ काम करने वाले जो पाकिस्तानी TTP उन्हीं के भाई थे ना। ये हमारे यहाँ जो इतने ज़्यादा वार मशीन खड़ी की थी, अमेरिका ने, यूरोप ने, सऊदिया ने, सब ने मिला, हम उसका हिस्सा थे। तो जो अभी तक ब्रीड कर रही है, वो माइंडसेट अभी तक पैदा हो रहा है, वो पाकिस्तान को जो अटैक कर रहा है और बाइट कर रहा है, वो तालिबान जो आज हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, उनका मिजाज क्या है? वो कहते क्या है? वो कहते हैं कि हमने जिस तरह वहां बंदूक के जोर से फतह हासिल की है, एक ये भी तरीका है ना कि आप वोट के जरिए नहीं, आप बंदूक के जरिए ऐसे है। तो वो कहते हैं यहाँ पे भी हमने वो निजाम नाफिज करना है। अब करेंगे कि नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। नजरियाती तौर पर भारत के करीब कैसे? प्रॉब्लम यह है, जो अफगानिस्तान है उसका हमेशा से भारत के साथ ताल्लुक अच्छा रहा, ये हिस्टोरिकली रहा। हम जब से बने थे, पाकिस्तान को तो उन्होंने कभी तस्लीम नहीं किया। एक हमारा ख्याल और है, ठीक है,
हम जो जनरली तस्वर करते हैं ना, एक तो हम हिंदुस्तान के मुसलमान को भी समझते हैं वो पाकिस्तान का लायल हो जाए, नहीं, और एक हम समझते हैं कि अफगानिस्तान के मुसलमान मुल्क है, लिहाजा वो भी हमारे साथ बड़ा अच्छा हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। हमें उनको अपनी जान प्यारी है। जान के अलावा दुनिया में कभी ऐसा हुआ नहीं। अगर मजहब की बुनियाद पे लोग एक किसी मुल्क के साथ खड़े होना शुरू हो जाए तो फिर बाउंड्रीज खत्म हो जाए ना, फिर तो ये हो नहीं सकता। तो ये इल्यूजन्स हैं जो इसमें हम लोगों को फंसाए रखते हैं। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान ने अच्छी सफारतकारी की है इस सारे अमल के अंदर। पाकिस्तान की हुकूमत ने बहुत अच्छा तौर पे प्ले किया है। मीडिया ने कमाल किया है। पाकिस्तान का मीडिया थोड़ा सा हाइप हुआ, जवाब में करना पड़ता है। जितना मीडिया उनका एक्सपोज हुआ है, लेकिन हम फैक्चुअल इस वक्त खज्जल खार हो रहा है लिटरली। वो पाकिस्तान के मीडिया हमारे लिए प्राइड बना। ठीक है, हमें हर तरह इसमें कामयाबी हुई। बिला शुबा पाकिस्तान की हुकूमत को जिस तरह उन्होंने फैसला किया है कि हम सियासी जमातों पे मुश्तमिल जो अपने जो कायदीन है या जो एक्सपर्ट्स है, जिस तरह बिलावल साहब भेजने का फैसला भेज रहे हैं, इस तरह और भी शायद कोई वफूद भेजे जाएंगे और हमारे सफारतकार इस पे फाल सफारतकारी कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच कमर ज़मान कायरा साहब, थैंक यू सो मच इख्तियार वली खान साहब।